हेलो एनिमे लवर्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी को बढ़िया होना भी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 एनिमेज की, जो कि एकदम मस्ट वॉच हैं। ये टॉप 10 एनिमेज तो हर किसी को देखने चाहिए। और मैं जिन एनिमेस या डोंगुआस का नाम लेने वाला हूँ उन सभी के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो कमेंट जरूर करिएगा। ये जो डोंगुआ की लिस्ट है या एनिमे की लिस्ट है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, जो मुझे पसंद है, जिस लेवल पे मैंने देखा। आप सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, किसी को कोई नोबल फर्स्ट लेवल पे रखनी होगी, किसी को सेकंड लेवल पे एनिमे रखना होगा। तो ये मेरे नंबर्स हैं जिनको मैं प्रेफर करता हूँ जिस नंबर से देखना। तो चलो टाइम बर्बाद नहीं करते और चलते हैं एनिमे के डिटेल की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले 10th नंबर पे आने वाले एनिमे की, जो कि है सोल लैंड 2। बहुत से लोग शायद इसे पहले, दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे भी रखना चाहेंगे, या शायद टॉप 5 में। मैंने इसे टॉप 10 में इसलिए रखा है क्योंकि ये आंग सेन और जियोवू की बेटी की कहानी है, जो कि सोल लैंड के 1000 साल बाद स्टार्ट होती है। जहाँ पे सब कुछ वैसा ही है, यहाँ पे स्पिरिट रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अब यहाँ पे मशीन एंड वेपन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इस स्टोरी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड एडिक्टिव बनाती है। अगर तुम लोगों ने इसके एपिसोड देखे हैं तो जरूर से तुम्हें क्यूरियोसिटी होगी कि ये कितनी जल्दी कंप्लीट हो, और ये अभी रनिंग पे चल रही है। जहाँ पे इस स्टोरी का जो मेन लीड है उसका नाम है हुओ यूहाओ, और फीमेल लीड ऑब्वियस सी बात है तांग सेन और जियोवू की बेटी तांग बूटोंग है। दोनों ही लोग श्रेक एकेडमी में मिलते हैं, और इसके बाद तुम्हें इनकी केमिस्ट्री, चाहे वो प्यार की हो, बैटल की हो या चीजों की, देखने को मिलेगी। जहाँ पे अपना जो मेल लीड है हुओ यूहाओ, उसके पास मार्शल सोल, स्पिरिट आई और भी कई स्पेशल चीजें हैं, जिसमें से इसमें कुछ नई चीजें भी इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि आई ऑफ डेस्टिनी, सोल बीस्ट स्पिरिट, जो से सोल लैंड 1 से ज्यादा यूनिक बनाती है। पर क्योंकि सोल लैंड 1 तांग सैन की स्टोरी और सबसे पहले हमने देखी थी, हम सोल लैंड 1 से कुछ ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं सेकेंड एनिमे की, जो कि 9th नंबर पर आता है। तो 9th नंबर पे आता है सराउंडिंग द हेवेंस। एकदम यूनिक स्टोरी लाइन, जो कि एक मॉडर्न वर्ल्ड से स्टार्ट होती है और एक एशियंट वर्ल्ड पे जाती है, जहां मॉडर्न वर्ल्ड में कल्टीवेशन एग्जिस्ट नहीं करता, से लेकर एशियंट वर्ल्ड में कल्टीवेशन के एग्जिस्टेंस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बनने तक की जर्नी है। इस स्टोरी का मेन लीड है ए फैन, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और गलती से एक कॉफर कॉफिन में फंसकर एशियंट वर्ल्ड में चला जाता है, जहां पे मार्शल आर्ट, कल्टीवेशन टेक्निक्स और अदर चीजों को सीखने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं ना, तो ये जो मेन लीड है बड़ा रोंदू बंदा है। इसके पास सब कुछ होते हुए भी ये हर बार रोता ही रहता है। लेकिन हाँ, एट द एंड चाहे इस एनिमे की क्वालिटी हो, ग्राफिक्स हो या स्टोरी लाइन, सब कुछ तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए काफी होगी, और इसीलिए मैंने इसे 9th नंबर पे रखा है, क्योंकि एक यूनिक स्टोरी लाइन शो करती है। जिसके बाद 8th नंबर पर आते हैं, जो कि है स्वेलो स्टार। मैं सच बताऊं तो मैं इसे अभी भी देख रहा हूं, या कहूं तो टॉप 10 के 10 एनिमेस में अभी भी देख रहा हूं, और स्वेलो स्टार उनमें से एक है जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है, और मैं वेट करता हूं इसके एपिसोड्स का। ये लुओ फैंग की स्टोरी है, जहां पे एक ऐसी दुनिया है जो अर्थ है, जिसपे कल्टीवेशन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन्हें मार्शल प्रैक्टिशनर कहा जाता है। अलग अलग लेवल्स हैं, यूनिवर्स लेवल, वर्ल्ड गॉड लेवल, डोमेन लेवल, जो शायद तुमने अदर किसी भी एनिमे में नहीं सुने होंगे। हमारा बंदा एक मार्शल प्रैक्टिशनर बनने की डिजायर रखता है और बन भी जाता है, जिसके बाद आगे चल के वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और अदर वर्ल्ड्स और गैलेक्सीज में जाता है। कुल मिला के कहूँ तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, जिसे जब तुम देखना शुरू करोगे तो देखते ही रह जाओगे। इसमें एआई है, एशियंट से लेकर मॉडर्न तक सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जो तुम्हें एक ब्रिज की तरह एशियंट सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन से जोड़ती हैं। तरह तरह की सिविलाइजेशंस और यूनिवर्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग स्पीसीज के बारे में पता चलता है, जो कि इस नोवेल को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। और इसके बाद हमारे लुओ फैंग के क्लोन्स और उसके फ्रेंड्स, उनका तो कहना ही क्या। जहाँ तक मुझे पता है तो अभी तो न्यू एपिसोड में लुओ फैंग का एक न्यू क्लोन अपेयर हुआ है, जो अंडरवर्ल्ड वाटर से बना था। तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से 8th नंबर पर आता है स्वेलो स्टार। अब चलते हैं 7th नंबर की तरफ। तो 7th नंबर का जो एनीमे है वो मेरा इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि ये मेरे फेवरेट डोंगहुआ से काफी हद तक सिमिलर लगता है, और इसका नाम है स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ये किस डोंगहुआ से सिमिलरिटीज को रखता है? अगर सही गेस कर पाए तो जरूर मैं उस कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक मॉर्टल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जिसमें मार्शल आर्ट को सीखने की या कल्टीवेट करने की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन अपनी कमिटमेंट के साथ वो कल्टीवेशन को हासिल कर लेता है, जिसपे वो अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टार पावर का यूज करता है, जो उसके मेरिडियंस और सेल्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। जिसके बाद वो मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल
फिर डेमन वर्ल्ड, मॉन्स्टर वर्ल्ड और डिवाइन वर्ल्ड तक ट्रेवल करता है, जिसके बाद वो आगे चल के खुद का भी एक यूनिवर्स बनाता है जिसपे कई टाइप की वेपन्स और पावरफुल वॉरियर्स और एनिमीज भी हैं। लेकिन इसमें सबसे प्यारी चीज जो मुझे लगती है वो है हमारे किन्यू की लवर, जो यूनर की तरह जो यान से बिछड़ जाती है, वैसे ही किन्यू से वो फीमेल लीड बिछड़ जाती है, क्योंकि उसका जो क्लेन था वो बेहद स्ट्रॉन्ग था और किन्यू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट एट द एंड तो तुम्हें पता ही है, आगे की स्टोरी जानना है तुम्हें तो तुम जाकर उस एनिमे को ही देखो। मैं ये स्टोरी जरूर अट्रैक्ट कर लेगी। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ 6th नंबर पर, परफेक्ट वर्ल्ड। सॉरी टू से बट परफेक्ट वर्ल्ड मुझे साउथ की मूवी की तरह लगता है, जहां हीरो कभी मर ही नहीं सकता, कोई चोट नहीं, कोई इंजरीज नहीं। ये बंदा लगभग हर बैटल जीतेगा, किसी भी बैटल से इसे लड़वा दो, किसी भी एनिमी से लड़वा दो, कितना भी पावरफुल हो वो। पहले मैं ऐसा सोचता था, लेकिन इसके बाद ये एक बार मर चुका है और गॉड ल्यू की पावर से ये जिंदा भी हो चुका है। परफेक्ट वर्ल्ड चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो, लव हो, ट्रेजेडी हो या ड्रामा, सब में खरा उतरता है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारा जो मेन लीड होता है उसका नाम होता है सी हाउ, जिसे बचपन में एक प्रॉब्लम के कारण अपने मदर और फादर से अलग किया जाता है, जिसके बाद उसका पालन पोषण स्टोन विलेज नाम के एक एरिया में होता है। लेकिन चाहे वो इसके ग्राफिक्स हो या एनिमे की क्वालिटी या एक्शन, लाजवाब है और इसीलिए मैंने इसे 6th नंबर पे रखा है। हम लोग इसे जाकर जरूर से देखना, क्योंकि ये जितना बेहतर है उतना बेहतर मैं शायद बता भी नहीं सकता। अब आते हैं हमारे टॉप 5 एनिमेस पर। बहुत मुश्किल रहा है मुझे इन्हें टॉप 5 में रखना। अगर तुम्हारे कोई पसंदीदा टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10 है तो वो मुझे अपनी लिस्ट तुम कमेंट कर सकते हो। तो टॉप 5 में 5th नंबर पे आता है मार्शल यूनिवर्स। इसके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, खास तौर पर लिंगडोंग, जो कि हमारी इस स्टोरी का मेन लीड होता है। इसमें काफी सारी फीमेल मेन लीड्स भी हैं, जिससे हमारे बंदे की शादी होती है। कुल मिला के कहूँ तो ये एनीमे मुझे इतना पसंद है कि मैंने इसे, जो इसके 3 सीजन थे, 3-4 रातें जाग कर देखा था। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसे टॉप 5 में रखना कितना जरूरी था। मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बता देता हूँ। तो पहली चीज इस नोवेल या एनिमे के बारे में, ये उसी राइटर द्वारा लिखी गई है जिसके द्वारा मेरी सबसे फेवरेट और सबसे पहली देखी गई डोंगहुआ या एनिमे लिखी गई थी, और उनका नाम है तियान कैन टूडो या कहें तो डूडो। ये कहानी लिंगडोंग नाम के एक लड़के की है जो बेहद कमजोर होता है, लेकिन एक मिस्टीरियस तलिस्मान मिलने के बाद या स्टोन मिलने के बाद उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स एक्टिवेट होती है। वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता है और दुनिया से इविल्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही लिंगडोंग की फैमिली को स्टार्टिंग में कोई भी पसंद नहीं करता था, से लेकर लिंगडोंग के स्ट्रॉन्ग बनने से लेकर अपने फैमिली के लीडर बनने तक की जो जर्नी थी, जो स्ट्रगल थे, वो इतने प्यारे थे कि मैं क्या बताऊं। इस पे एंसेस्ट्रल गॉड, तैलिस्मान या सील भी है जो उसे हासिल करनी होती है। हर एक सील के अंदर अपनी एक स्पेशल पावर होती है, जैसे आइस, फायर और अलग अलग एलिमेंट और अदर चीजों की। इन्हें हासिल करके हमारा बंदा और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो चाहे मैं इसका रोमांस कहूँ, एक्शन कहूँ, स्ट्रेटजी कहूँ, स्टोरी लाइन कहूँ, जो भी कहूँ, ये नीचे की किसी भी नोवेल से ज्यादा परफेक्ट तरीके से तुम्हें पेश करके दिखाई जाती है, जहाँ तुम्हें चीजें ओवर हाइप नहीं लगती। ऐसा लगता है कि हाँ, एक जेन्युइन बंदे का स्ट्रगल तुम देख रहे हो। इसके बाद चलते हैं अब 4th नंबर पर, जो कि है सील डिवाइन थ्रोन। मैं सच कहूँ, अगर ये पहले होता ना तो मैं इसे शायद टॉप 5 में नहीं रखता। बट अभी अगर मैं पिछले 10 एपिसोड्स की बात करूं, जब से वो बैटल एरिना स्टार्ट हुई है और फिर गॉड ट्रायल से स्टार्ट हुए हैं, भाई इस एनिमे ने जो फाड़ रखी है ना, मानसिक संतुलन हिला हुआ है मेरा कि क्या ये वही एनिमे था जिसे मैंने एक बार देखने के बाद छोड़ दिया था। सील डिवाइन थ्रोन में अलग अलग गॉड्स हैं, अलग अलग थ्रोन्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं ना कि शायद मैं बताने पे बैठूं तो पूरा वीडियो भी निकल जाए, मैं बता ना पाऊं। चलो मैं बताता हूँ। इस स्टोरी का जो मेन लीड होता है उसका नाम होता है लॉन्ग हाउ चैन, जो अपनी माँ को बचाने के लिए एक डिवाइन नाइट बनने का फैसला करता है और ह्यूमंस को मॉन्स्टर से बचाने के लिए लड़ाई करता है। साथ ही ये स्टोरी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पे इंसान लगभग गायब होने की कगार पे हैं। हर समय उन्हें मॉन्स्टर्स द्वारा और डेमन्स द्वारा मारा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 72 डेमन पिलर्स हैं, जिनके होते हुए डेमन्स खत्म नहीं हो सकते। लेकिन लॉन्ग हाउ चैन, जिसके पास गॉड ऑफ लाइट की पावर थी और वो सन ऑफ लाइट होता है, वो इन सभी 72 पिलर्स को डिस्ट्रॉय करता है और इसमें उसका साथ देता है उसका कंपेनियन, जिसका नाम अगर तुम सभी ने ये एनीमे देखा है तो गेस कर ही लिया होगा। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, तुम जब ये एनीमे देखोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि वो कंपेनियन कौन है। लेकिन हाँ, वो इतना पावरफुल है कि कभी कभी तो वो
लॉन्ग हाओ चैन को भी सप्रेस कर देता है। लेकिन अब जाके हमें पता चला है कि वो तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जिसके बाद स्टोरी के आगे जाकर लॉन्ग हाओ चैन एक सील डिवाइन थ्रोन भी हासिल करेगा और उसके साथ साथ ये एक गॉड भी बनता है। जिसके बाद इसकी बैटल डेमन गॉड से होती है और ये बेहद प्यारी है। अगर मैं कहूँ तो शायद जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ डेमन गॉड और लॉन्ग हाओ चैन की बैटल स्टार्ट होने वाली होगी। अपकमिंग एपिसोड्स में शायद तुम इसे देख पाओगे। साथ ही हमारे लॉन्ग हाओ चैन के पास जो थ्रोन है उसे कहते हैं डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। और इसमें हमारे लॉन्ग हाओ चैन की एक लवर भी है। वैसे तो इससे बहुत लोग प्यार करते हैं लेकिन लॉन्ग हाओ चैन की लवर का नाम है फायर। फुल इमोशन से भरा हुआ ये एनिमे है। कहूँ तो पिछले जो 10 एपिसोड है शायद मैंने इन्हें देख कर काफी उदास भी महसूस किया जब ग्रैंडफा की डेथ होती है। अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा तो जाकर जरूर से देखना क्योंकि ये एनिमे लाजवाब है। थर्ड नंबर पर आते हैं एकदम क्रूअल, थ्रस्टी, ब्लड थ्रस्टी और कहूँ तो बेहद टेरिफाइंग एंड लाजवाब एनिमे की तरफ। ये टॉप 3 है तो अपने आप में टॉप 3 की अपनी ही प्रेजेंस और ऑरा होता है। तो टॉप 3 में थर्ड नंबर पर आता है रेनगार्ड इमॉर्टल। तो रेनेगेड इमॉर्टल का जो मेन लीड है वो है वांगलिंग, जो एक नॉर्मल पर्सन से एक ग्रेट कल्टीवेटर या कहे तो इमॉर्टल कल्टीवेटर बनता है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम लोग एकदम खून खराबे वाले, ब्लड थ्रस्टी और कहूँ तो एकदम प्राण खींच के उनके टुकड़े टुकड़े करके बिखेर देने वाले एनिमे देखना चाहते हो जहां पे तुम अपना गुस्सा ग्रेसन शो करते हो, ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। वांगलिंग जैसा हार्टलेस, वांगलिंग जैसा करेजफुल, वांगलिंग जैसा फेयरलेस पर्सन तुम्हें किसी भी दूसरे एनिमे में नहीं देखने को मिलेगा। वांगलिंग इस चीज को फॉलो ही नहीं करता कि कुछ अच्छा बुरा है। जो चीज तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकती है उस हर एक चीज को यूज करो। हालांकि वांगलिंग की जब जर्नी स्टार्ट होती है वो एक मॉर्टल पर्सन के तौर पर ही थी, लेकिन एंडलेस एफर्ट्स के साथ वो इमॉर्टल बनता है। साथ ही एक डेमन कल्टीवेटर के तौर पर भी जाना जाता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ इसमें हीरो ही एनिमी है। यानी वो डायलॉग है ना, तुझे देखकर मुझे वैसा ही लगा जैसे वो हर पिक्चर में होता है ना। कौन हीरो ना विलन। तो अपना हीरो ही इसे एनिमी का विलन है, एनिमे का विलन है। हालांकि वो हार्टलेस है लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी के लिए हार्टलेस है, क्योंकि होते हैं ना कुछ। लेकिन ऐसा नहीं कि वांगलिंग एकदम ब्लड थ्रस्टी है। सोल क्रिएशन के बाद वो धीरे धीरे शांत भी होता है। साथ ही वांगलिंग अपनी वाइफ लिमुवान के लिए एकदम वफादार है और उसे रेइनकार्नेट करने के लिए एफर्ट करता है, जो कि उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव भी होता है। तो अब एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्यार और उसे रेइनकार्नेट करने के लिए एफर्ट्स और फिर उसके ब्लड थ्रस्टी इंटेंट, मैं जितना बोलूं उतना कम है ये एनीमे। एक बार अगर तुम इसे देख लोगे, तुम इसे सारी रात सारा दिन बैठ के देखोगे तब तक जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। खैर मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, तुम एनीमे देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं चलता हूँ सीधा ये टॉप 2 के बारे में। मैं सच बोलूं तो मेरे लिए काफी मुश्किल था टॉप 2 डिसाइड करना। अगर मैं मेरी पसंद के लिए कहूं तो मैं टॉप 2 को टॉप 1 में रखना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं कंप्लीट स्टोरी के बारे में बात करूं तो शायद टॉप 1 अपनी जगह पर सही है। तो टॉप 2 है मेरी सबसे फेवरेट और सबसे पहली एनीमे जिसे मैंने देखना शुरू किया था, और ये एनीमे नहीं डोंगवा है, जिसका नाम तुम सभी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, बैटल थ्रू द हेवन। इस कहानी पे जितना कहूं, जितना बोलूं, जैसे बोलूं, जब तक बोलूं उतना कम। ये इसलिए नहीं क्योंकि ये बाकी के एनिमे अच्छे नहीं है, मेरा फेवरेट एनिमे है ये, क्योंकि इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, तुम खुद सोचोगे कि इसमें कितना कुछ है। हालांकि मुझे लगता है एनिमे वालों ने चीजों को जस्टिफाई नहीं किया जितना कि नोवेल में जस्टिफाई है। ये नोवेल के थ्रू अगर तुम इसे पढ़ते हो और एनिमे के थ्रू अगर तुम इसे देखते हो तो तुम्हें काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज की, इस नोवेल में मैं कहूं तो हमारा जो हीरो है जिसका मेन लीड का नाम है जोयान, फीमेल लीड्स तो इसमें एंडलेस हैं, इतनी है कि तुम क्या ही बोलूं मैं कितनी है। इसमें हेवनली फ्लेम्स एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हमारे कल्टीवेटर मेन लीड जोयान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी है। हमारा जोयान अपने क्लेन या अपनी फैमिली का सबसे चूतिया व्यक्ति होता है, से लेकर उसके नाम से ही पूरा जियो क्लेन जाना जाता है, और वो अपने कॉन्टिनेंट जो कि होता है डुइकी कॉन्टिनेंट, उसका सबसे पावरफुल वॉरियर बनता है जो कि होता है गॉड या डाउडी। लेकिन मैं सच कहूं तो मुझे जोयान इसका सबसे ज्यादा पसंदीदा पर्सन नहीं लगता, जबकि मेरा सबसे पसंदीदा पर्सन है काइलिन, यानी कि क्वीन मेड्यूसा, जो सरपेंट ट्राइब की लीडर होती है। पता नहीं वो इस चूतिए के प्यार में कैसे पागल हो जाती है, बट अपने बंदे ने भी काफी एफर्ट्स डाले होते हैं। इसके बाद यूनर, जो गुक्लेन की प्रिंसेस होती है, और देयर इज लॉट ऑफ फीमेल्स जिसपे ड्रैगन ट्राइब की जिया, फ्लावर सेक्ट से यूनियन, वो फुल पॉइजन बॉडी की ओनर, लिटिल फेरी डॉक्टर, याफी एंड दे, भाई कितनी फीमेल है। तो अगर तुम ठरकी हो, रोमांटिक हो,
अटैक, डिफेंस, बैटल स्किल, फैमिली, ट्रेजेडी, ड्रामा, लव, इमोशन, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। इवन कि मैं अगर इसे रैंक 1 में रखूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसे रैंक 2 में रखने का मेरा सिर्फ है एक ही रीजन था, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये कंप्लीट हो गई, नो डाउट बैटल थ्रू द हेवन फर्स्ट पर रैंक करेगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि तुम लोग खुद इसे देखो, और जब तुम देखोगे तो तुम समझोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बैटल थ्रू द हेवन तो मोस्ट ऑफ लोगों ने देख ही रखी होगी, अगर वो डोंगहुआ के फैंस हैं। अपन चलते हैं फर्स्ट नंबर पर। यह कंप्लीट हो चुकी है, हम देख चुके हैं, हमें स्टोरी पता है, हमें एक्शन पता है, हमें ड्रामा पता है, हमें ट्रेजेडी पता है। 10th नंबर पे जो थी उसका फर्स्ट पार्ट, सोल लैंड। इसे फर्स्ट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये पहली तो कंप्लीट है, दूसरी इसकी स्टोरी लाइन, तीसरा इसके सैक्रिफाइसेस। सोल लैंड जब मैंने फर्स्ट देखना शुरू किया था, यह सच में बहुत प्यारी थी। सबसे खतरनाक चीज जैसे मुझे इस पूरे नोवेल में या एनिमे में लगी, वो तांग सेंग तो था ही नहीं। तांग सेन तो ठीक है कि सी गॉड बनता है और पावर अचीव करता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी बंदा इस बात से डिनाई करते कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं मान लूंगा कि मैंने कभी सोल लैंड देखी ही नहीं। सोल लैंड में सबसे आइकॉनिक चीज मुझे लगती है तांग हाओतियान की एंट्री। बंदे की सिर्फ 3 एंट्रीज हैं जहां वो अपनी पावर को शो करता है, लेकिन वो एंट्रीज इतनी लाजवाब है कि मेन लीड उसका बाप है भाई, तांग हाओतियान तांग सेन का, लेकिन मेन लीड के ऑरे को तुम खत्म कर देते हो। वो प्रेजेंस, वो ऑरा, वो क्लास है उसकी। मैं सच बोलूं तो तांग सेन मेरा फेवरेट था, लेकिन जब मैंने तांग हाओतियान की एंट्री देखी, मेरा दिमाग, मेरा तरीका, मेरा सोचना सब कुछ बदल गया। यहाँ पे सबसे आइकॉनिक एंट्री तो मार्शल सोल हॉल और वीवी डोंग के सामने होती है, जब अपने बेटे पे खतरा देखकर तांग हाओतियान खुद को अपेयर करते हैं। इवन की तांग सेन की स्पिरिट रिंग को ब्रेक करके पावर बढ़ाने की जो टेक्निक थी, वो भी तांग हाओतियान ने ही उसे दी थी। जिसके बाद सेकेंड जो उनकी प्रेजेंस है, वो क्रोकोडाइल एंसेस्टर के सामने होती है, या कहें तो क्रोकोडाइल एम्परर के सामने जब वो आते हैं उन्हें तांग सेक्ट में मिलाने के लिए, वहाँ पे वो कुछ भी नहीं करते और बुरी तरीके से क्रोकोडाइल एम्परर को पीट देते हैं। और उनकी थर्ड जो एंट्री है, वो अपनी वाइफ के लिए मार्शल सोल हॉल के खिलाफ लड़ते हुए है। हालांकि इस स्टोरी में मेन लीड तांग सेन की बात करूं तो वो जियोवू को बचाता है, अपनी मदर को बचाता है, सी गॉड बनता है और ट्रायल्स देता है। उससे पहले वो स्पिरिट रिंग्स को हासिल करना, श्रेक एकेडमी में अपनी एक टीम बनाना और बहुत सी चीजें हैं, जिसमें अपने मार्शल वेपन्स भी शामिल है जो उसने खुद से बनाए थे, जिन्हें हम हिडन वेपन भी कहते हैं। तो इसीलिए मैं इसे रखता हूँ फर्स्ट लेवल पर। अगर तुम लोगों को अपने फेवरेट एनीमे किसी भी तरीके से अरेंज करने लगते हैं, लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा, तो तुम बता सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम अपने एनिमेज को मुझे शो कर सकते हो, अपनी लिस्ट मुझे बता सकते हो, मैं उसे अपडेट कर सकता हूँ। तो चलो, ये वीडियो एंड होता है यहीं पर।